हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। इस वीडियो में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में हम कुछ स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये जो फंक्शन का नोटेशन है एफ ऑफ एक्स, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। जब मैंने आपको कहा था कि मैं कोई फंक्शन लिख रहा हूं, जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू 2x² लिख दिया, तो यहाँ पे हम इस फंक्शन को y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम f ऑफ एक्स, g ऑफ एक्स इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। f ऑफ एक्स लिखने का मतलब है इट इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर आपसे किसी ने कहा इस फंक्शन का वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पे क्या है, तो आप x इज इक्वल टू 2 डाल दो। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 डालोगे तो क्या आएगा वैल्यू, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, f ऑफ 2 इज 8। समझ रहे हो बात को? f ऑफ x 2x स्क्वायर है तो f ऑफ 2 जो है वो 8 होगा। f ऑफ 2 का मतलब क्या, मैंने x को 2 से रिप्लेस कर दिया, राइट। तो जब मैं f ऑफ 2 लिख रहा हूं इसका मतलब फंक्शन के अंदर मैंने x का वैल्यू 2 डाल दिया। उसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि f ऑफ 1 का क्या मतलब है या f ऑफ 1 का वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब फंक्शन में f ऑफ x के फंक्शन में आप x के जगह पे 1 रख दो, तो f ऑफ 1 का वैल्यू 2 है। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि f ऑफ -1 क्या है, तो क्या लिखोगे, ये भी 2 आएगा। f ऑफ 3 क्या है, बोलो जल्दी, 18 है। आई बात समझ में? तो ये इस तरह का नोटेशन हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। f ऑफ x, f ऑफ 2, f ऑफ 1, इसको समझना है। ओके, चलो अब फंक्शन को हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इस फंक्शन को मैं g ऑफ x भी लिख सकता था। फॉर एग्जांपल अगर मैंने g ऑफ x लिख दिया है x³ प्लस 1, तो ये फंक्शन है x का। इस फंक्शन को मैंने y से रिप्रेजेंट नहीं किया है, g ऑफ x से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई g ऑफ 1 क्या होगा, तो इसका मतलब 1 प्लस 1 2। समझ रहे हो ना? g ऑफ 1 का मतलब क्या, g ऑफ 1 का मतलब 1 का क्यूब प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2। उसी तरह से g ऑफ 2 क्या होगा बताओ, g ऑफ 2 मतलब 2 का क्यूब प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 9। नहीं होगा ना? समझे? चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे तुमने फिजिक्स में क्वांटिटी कैलकुलेट किया होगा, वर्क डन। वर्क डन समझे, सुना है ना? बचपन में भी ये पढ़ रखा होगा यार, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन अगर मैं W से रिप्रेजेंट करूं वर्क डन को, इट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर सपोज करो मेरे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं इस पोजीशन से फोर्स लगा के इस पोजीशन पे पहुंचा रहा हूं। ठीक है, मैंने मान लो इस पर फोर्स लगाया, एक कांस्टेंट फोर्स लगाया। ठीक है, एक काम करते हैं, यहां से डिस्टेंस मेजर करते हैं। ये डिस्टेंस, ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन से यहां तक का जो डिस्टेंस है जिस ब्लॉक पे रखा हुआ है, दिस डिस्टेंस इज ए। और ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस, ये यहां तक का जो डिस्टेंस है ये है बी। तो मैं पोजीशन ए से ब्लॉक को फोर्स लगाकर पोजीशन बी तक ले जाता हूं। यहाँ पे याद रखना, ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं करूंगा। और इसी फोर्स से धक्का मारते मारते मैं इस ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लेकर गया। तो मुझे बताओ इसमें कितना वर्क डन कैलकुलेट होगा। वर्क डन क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका बताओ। ये वाला पार्ट जो है, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना डिस्टेंस होगा? देखो यहाँ तक ए है, यहाँ तक बी है, तो बी में से अगर आप ए माइनस कर दोगे तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये आपका वर्क डन आ जाएगा, राइट। अगर सपोज करो आप इस ग्राफ को प्लॉट करोगे, यहाँ पे अगर मैंने सपोज करो ग्राफ प्लॉट किया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो देखो फोर्स तो हमेशा कांस्टेंट होगा। एक कांस्टेंट ग्राफ कैसे आएगा बताओ। जैसे अगर सपोज करो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये वैल्यू ए है और ये बी तक जा रहा है, ठीक है। बाकी देखो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो ए, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज होंगे डिस्प्लेसमेंट के और बहुत सारे वैल्यूज होंगे फोर्स के भी। पर एक्चुअली में फोर्स क्या है, कांस्टेंट है ना। तो मान लो ये ए पर वैल्यू जो है ये एफ है, ये एफ है, ये फोर्स है। फोर्स का वैल्यू ए पर क्या है, एफ है। इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो ये एफ जो है फोर्स का वैल्यू है।
तो जब वो ए पे था तब भी मैं उस पर उतना ही फोर्स लगा रहा था, ठीक है। उसके बाद जब वो आगे गया तब भी उतना ही फोर्स है, जब वो और आगे गया तब भी उतना ही फोर्स है, बी पे गया तो भी उतना ही फोर्स है, हर पॉइंट पे सेम फोर्स है ना। तो आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ए से लेकर बी तक। तो ये इतना फोर्स आपने लगाया, ये क्वांटिटी एफ है ना, यहां से लेकर यहां तक ये फोर्स का वैल्यू है, और इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट मैं बता चुका हूं, इट इज बी माइनस ए, क्योंकि ये ए है और ये बी है, तो ये बी माइनस ए आपका डिस्प्लेसमेंट है, और वर्क डन आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब एक काम करो, ये जो ग्राफ आपका बना है, फोर्स कांस्टेंट है तो सीधा ग्राफ आएगा क्योंकि कभी चेंज ही नहीं हुआ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट की किसी भी वैल्यू के लिए आपका फोर्स का वैल्यू सेम था, देख रहे। तो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन गया जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब यहां पे अगर मैं ये बोलूं कि भाई इसका एरिया कैलकुलेट कर लो, एरिया अंडर द ग्राफ, तो एरिया कितना आएगा बताओ, या एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं इसको। फिलहाल मैं ग्राफ लिख रहा हूं, ये ग्राफ जो आपका बना है इसके नीचे का एरिया कैलकुलेट करना है। तो आपका ग्राफ जो है वो यहां से शुरू हो रहा है ए से बी तक, इसके नीचे का ये पूरा एरिया कैलकुलेट करो आप। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल का भाई देखो ये लेंथ हो जाएगा, ये लेंथ और ब्रेड्थ, किसी को भी लेंथ और ब्रेड्थ मान लो आप, तो ये जो आपका लेंथ है वो कितना है, एफ है ना, ये पूरा एफ है ना जो फोर्स लगाया आपने, और ये आपका ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, बी माइनस ए। तो इसका मतलब एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एफ मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस ए। अब एरिया जो है वो भी एफ, ग्राफ के नीचे का एरिया एफ इंटू बी माइनस ए आ रहा है, और आपका वर्क डन जो है वो भी एफ इंटू बी माइनस ए आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि जो वर्क डन होगा इट इज एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। उसी तरीके से काम करते, फोर्स हम बदल देते हैं। अब सेम डिस्प्लेसमेंट रखो, लेकिन क्या है कि फोर्स धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, और कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है कि जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो, जैसे हमने फोर्स जो है ना 0 से स्टार्ट किया, यहाँ पे 0 से नहीं, हाँ फोर्स हमने क्या किया 0 से स्टार्ट किया। यहाँ पे जब वो ए पे रखा हुआ था तो फोर्स 0 था, और धीरे धीरे हम फोर्स बढ़ाते चले जाएंगे। तो जब फोर्स बढ़ाते चले जाओगे और ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा, और फाइनली हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। बी पे जो फोर्स का वैल्यू होगा वो ये होगा, इस पॉइंट पे फोर्स का वैल्यू क्या है, ये है, इस पॉइंट पे फोर्स का वैल्यू क्या है, 0 है। तो फाइनली हम फोर्स बढ़ाते बढ़ाते एफ फोर्स तक पहुंच गए। अब यहाँ पे डायरेक्टली आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख सकते, क्योंकि पहले आपका फोर्स 0 था और 0 से फोर्स बढ़ रहा है, तो फोर्स का एक वैल्यू नहीं है। तो यहाँ अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि फोर्स के बहुत सारे वैल्यू हैं। धीरे धीरे फोर्स को आपने बढ़ाया है, 0 से फोर्स, देखो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू जो है इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पे ये है, समझ में आ रहा है। और ये जो एफ आपको दिख रहा है ये फोर्स का वैल्यू इस पॉइंट पे है लास्ट में, राइट। तो अब यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं फोर्स बढ़ाते बढ़ाते अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो फिर मैं यहाँ पे वर्क डन कैसे कैलकुलेट करूं, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकते हो, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। कौन सा फोर्स का वैल्यू लोगे, फोर्स का तो बहुत सारा वैल्यू है, क्योंकि आप धीरे धीरे फोर्स को बढ़ा रहे हो। लेकिन हम लोग को अब इसके पहले आइडिया था कि वर्क डन और ग्राफ के नीचे का एरिया ये दोनों सेम आ रहा था, तो हम यही फॉर्मूला यहां पे भी यूज करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। अब आपका ग्राफ क्या है बताओ, ये ग्राफ है, इसके नीचे का एरिया कैलकुलेट कर लो, ये पूरा एरिया आपको कैलकुलेट करना है, कर सकते हो ना। देखो ये बेस है, बेस अगेन बी माइनस ए है, और हाइट जो है आपका वो अगेन एफ है, यहां से लेकर यहां तक ये हाइट, ये तो फोर्स का ही है ना हाइट। अब ये एक ट्राइंगल बन गया, तो ट्राइंगल बन गया तो इसका एरिया कैलकुलेट करो, हाफ इंटू बेस बी माइनस ए इंटू हाइट एफ। तो इस बार जो वर्क डन का फॉर्मूला आया है वो आया है, या वैल्यू आया है हाफ इंटू एफ इंटू बी माइनस ए, ये वर्क डन होगा इस केस में। तो हम सीधे सीधे कैलकुलेट तो नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने जब ग्राफ का सहारा लिया तो हमने यहाँ पे एरिया के थ्रू हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया।
तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज आपको फिजिक्स में मिल जाएंगे जिसमें हमको ज़रूरत पड़ती है कि हम ये जो ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ के नीचे का एरिया कैलकुलेट कर लें। ग्राफ के नीचे का एरिया कैलकुलेट कर लेने से हमको वो क्वांटिटी मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं कोई ग्राफ प्लॉट करता हूं तो उस ग्राफ के नीचे का अगर मैं एरिया कैलकुलेट कर लूं तो वो एरिया मुझे वर्क डन दे देगा। समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज है जो मुझे एरिया कैलकुलेट करने से मिल जाता है। तो यहाँ पे फिजिक्स में ये बहुत ज़रूरत पड़ी कि जब मैं किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो उस ग्राफ के नीचे का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया। तो अब हम फोर्स की जगह पे क्या करेंगे, फंक्शन एक्स का फंक्शन प्लॉट कर देंगे। तो भाई देखो, ये जो अगर आपके पास स्टैंडर्ड ग्राफ का शेप अगर स्टैंडर्ड है और एक ऐसा शेप बन रहा है नीचे का जिसका एरिया आप कैलकुलेट कर रहे हो, वो शेप अगर स्टैंडर्ड है, जैसे कि सर्कल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, तब तो आप एरिया बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो आपका ग्राफ ऐसा था, तो भाई इस ग्राफ के नीचे का एरिया एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर सपोज करो ऐसा कुछ बन रहा है तो ये आपका ट्राइंगल हो गया, ऐसा ग्राफ आपका है, तो इस ग्राफ के नीचे का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल बन गया। ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। स्टैंडर्ड शेप बन रहा है, अगर स्टैंडर्ड शेप्स का एरिया हमको कैलकुलेट करना है तो वो हमको पता है। प्रॉब्लम तब आती है कि आपके पास जब ऐसा कोई फंक्शन आ जाए जिसका शेप थोड़ा सा अलग हो, तब प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे। जैसे कि अभी अगर मान लो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x², तो आपको पता है इसका ग्राफ कैसे बनता है। अगर मैं यहाँ पे देखो y की जगह पे मैं एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूँ, अब y भूल जाओ, अब एफ ऑफ एक्स को y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और यहाँ पे x को, तो आपको पता है कि इसका जो ग्राफ है ये कुछ ऐसे आता है, राइट। अब इस ग्राफ के नीचे का एरिया आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड शेप नहीं बना पा रहा है। ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है कि मैं इस एरिया को कैलकुलेट कर पाऊँ, ये तो कोई शेप ही नहीं बन रहा है ना स्टैंडर्ड। तो अगर ऐसा कोई ग्राफ बन जाता है, कर्व बन जाता है जो कि स्टैंडर्ड शेप नहीं दे रहा है एरिया का, तो भी मुझे भाई एरिया कैलकुलेट करना है। क्योंकि मान लो ऐसा कोई फोर्स है, मान लो ये फोर्स का वैल्यू है जो कि इस पे डिपेंड कर रहा है 2x², इस तरीके से चेंज हो रहा है। कोई फोर्स अगर मैं किसी बॉडी पे लगा रहा हूं जो 2x² के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो यहां पे मैंने अगर फोर्स प्लॉट कर दिया और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x का वैल्यू प्लॉट कर दिया, और किसी ने कहा कि भाई x इज इक्वल टू a से लेकर, यहाँ से लेकर x इज इक्वल टू b, यहाँ तक का आप वर्क डन कैलकुलेट करो। अगर मैं बॉडी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस करता हूँ ऐसा फोर्स से, जो फोर्स इस तरह से चेंज हो रहा है, तो वर्क डन क्या मिलेगा, तो वर्क डन तो सीधा होगा एरिया अंडर दिस ग्राफ, ये तो हमने देखा था। तो अब इस एरिया को कैसे कैलकुलेट करोगे, ये समस्या, ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई थी कि हमको जो भी फंक्शन हम प्लॉट कर रहे हैं उसके नीचे का एरिया चाहिए। तब हम लोग चले गए थे डेफिनेट इंटीग्रेशन पे कि पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर यहां तक मुझे एरिया कैलकुलेट करना है। तो हमने धीरे धीरे क्या किया, थोड़ा सोचा, राइट, कि कैसे इस एरिया को कैलकुलेट किया जाए। तो मैं इन जनरल कोई भी एक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, वो किसी भी फंक्शन का ग्राफ हो सकता है। मान लो यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स प्लॉट कर दिया, फंक्शन का वैल्यू प्लॉट किया, और ये आपका एक्स का वैल्यू यहाँ पे एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया, और आपको कुछ ऐसा फंक्शन मिला अजीब सा जो हम पता है जिसके नीचे का एरिया हम लोग कैलकुलेट डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टैंडर्ड शेप नहीं देगा। और किसी ने कहा कि भाई देखो इस पॉइंट x इज इक्वल टू ए से लेकर ये x इज इक्वल टू बी है, इन दो x का जो वैल्यूज है x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी, इसके बीच में इसका एरिया कैलकुलेट करो। तो ये एरिया कैसे कैलकुलेट करें हम, तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, कोशिश किया कि चलो कुछ ना कुछ करके एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो हमने क्या किया, इस पूरे इंटरवल को, ए से लेकर बी तक के इंटरवल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक। तो टोटल मान लो कितने पार्ट्स हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5।
तो इसको 5 इक्वल पार्ट्स में मान लो डिवाइड कर दिया, और इसका जो थिकनेस है वो dx रखा हमने, पॉइंट ए है, ध्यान देना, dx, ठीक है, dx मतलब थिकनेस, ये भी dx, ये भी dx, ऐसा इक्वल पार्ट में जिसका थिकनेस dx हो। तो मैं एक ही लिख रहा हूं यहाँ पे dx, आप समझ जाओ। तो सबका जो थिकनेस है वो dx ही है, राइट, ये भी थिकनेस dx है इसका। तो हर पार्ट का थिकनेस नीचे वाला पार्ट dx है। अब देखो, अगर इस पॉइंट पे मैं फंक्शन की बात करूं तो मान लो इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू जो है वो मान लो f(x)(1) है। इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू कुछ और होगा, दैट इज f(x)(2). इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू कुछ और होगा, राइट। और हम काम करते हैं, इसको भाई इस तरह से जोड़ देते हैं, ऐसे, इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, और ये ऐसे बना दिया। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बन चुके हैं, राइट। अब इस रेक्टेंगल्स का वैल्यू देख लो, देखो ये वाला पार्ट जो है इसका रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो लेंथ f(x)(1) के बराबर है। ये वाला, ये पहला रेक्टेंगल है, पहले रेक्टेंगल का लेंथ f(x)(1) के बराबर है और ब्रेड्थ क्या है, dx के बराबर। अगेन सेकेंड रेक्टेंगल देखोगे तो इसका f(x)(2) के बराबर लेंथ है, ये लेंथ, और ब्रेड्थ dx इसका भी है। इस सबका ब्रेड्थ dx है, बस लेंथ चेंज होते जा रहा है, f(x)(2), f(x)(3) ऐसे चेंज होता जाएगा। टोटल 5 रेक्टेंगल्स है। एरिया कैलकुलेट करना है, तो कैसे एरिया मिलेगा बताओ। एरिया इज इक्वल टू, आप पांचों रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड कर दो। तो पांचों रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड करोगे तो भाई लेंथ इसका f(x)(1), तो f(x)(1) इंटू dx, ये पहले का एरिया का हो गया, प्लस दूसरे का क्या हो जाएगा, f(x)(2) इंटू dx, प्लस f(x)(3) इंटू dx, प्लस f(x)(4) इंटू dx, और ये लास्ट वाला इसका जो वैल्यू है f का वो f(x)(5) है, तो f(x)(5) इंटू dx। मिल गया मुझे एरिया। पर ये एरिया एक्चुअल में अभी भी पूरा एरिया कवर नहीं कर पाया, बहुत हद तक तो कवर कर लिया है, पर ध्यान से देखोगे तो देखो ये रेक्टेंगल यहाँ पे छूट गया है, ये वाला, ये रेक्टेंगल जैसा पार्ट है यहाँ पे पूरी तरह से, सॉरी ये ट्राइंगल जैसा जो आपको दिख रहा है छोटा छोटा, ये पार्ट्स मिसिंग है इस एरिया में से, क्योंकि हमने तो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया, ये रेक्टेंगल, तो इतना पार्ट तो मिस हो गया ना सबका। तो हम जो इस ग्राफ के नीचे का एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो काफ़ी एरिया तो कवर हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सारे ये पार्ट छूट गया, ये पार्ट छूट गया, ये पार्ट छूट गया, तो ये भी पूरी तरह से हमको एरिया नहीं दे पाया है, राइट। खैर इसको हम लोग क्या करते हैं, समेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। समेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं ताकि हमारा जगह बचे, आपको समेशन पता होगा। समेशन के फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, f(xi) dx, या फिर xn लिख लो, चलो xn dx। इस पूरे पार्ट को ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया n का वैल्यू जो है 1 से लेकर 5 तक जा रहा है। इस समेशन का मीनिंग पहले समझने की कोशिश करो, ये कहना क्या चाहता है कि n के जगह पे पहले यहाँ पे 1 का वैल्यू डालो, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग वाला नंबर है और ये एंडिंग वाला, तो इसका मतलब यही होता है, समेशन का मतलब एडिशन है, आप ऐड कर रहे हो। किसको ऐड कर रहे हो, पहले n के जगह पे 1 डालो, तो n के जगह पे 1 डालोगे तो क्या मिल जाएगा, f(x)(1) इंटू dx आ गया। फिर उसके बाद प्लस लिखो, और उसके बाद n का अब अगला इंटीजर डालो, अगला इंटीजर क्या होगा 2, तो ये हो जाएगा f(x2) dx। फिर प्लस लिखो और फिर 3 डालो अगला इंटीजर। ऐसा कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है, जो ऊपर में वैल्यू रहेगा ना वहां तक जाना है। तो इस पूरे पार्ट को हमने शॉर्ट में इतना लिख दिया, दिस इज नथिंग बट f(x1) dx प्लस f(x2) dx प्लस f(x3) dx प्लस f(x4) dx प्लस f(x5) dx। तो ये शॉर्ट में समेशन के फॉर्म में लिखने का ये तरीका, इसको समेशन बोलते हैं, ओके। अब एक काम करते हैं हम लोग, देखो
अगर सपोज करो इसको 5 इक्वल पार्ट्स में ना बांटकर अगर हम इसका डिवीजन, नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ा दें, इसको मैं फिलहाल इरेज कर लेता हूँ और तुमको बताता हूँ कि नंबर ऑफ डिविजन्स यहाँ पे हमने 5 ही किया था ना, 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया था। अगर सपोज करो हम ज़्यादा नंबर ऑफ पार्ट्स में इसको डिवाइड करें तब क्या सिचुएशन होगा वो तुम मुझे बताओ, क्योंकि अल्टीमेटली हमको तो ये एरिया भी जो दिख रहा है आपको, ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है, पर पूरा एरिया तो इससे कैलकुलेट नहीं हो पाया था, 5 में डिवाइड किया था, कुछ ऊपर का छोटा छोटा पार्ट बच जा रहा था। अगर सपोज करो इसको मैं ज़्यादा नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा? तो देखो ऐसे बहुत सारे टर्म्स अब आ जाएंगे, क्योंकि अब बहुत सारे एफ आएंगे यहाँ पे। अगर बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया तो इससे क्या होगा? देखो इससे एक चीज सिंपल है कि अब जो आपके ऊपर के छोटे छोटे ट्राइंगल जैसे शेप्स बन रहे थे वो काफी छोटा हो जाएगा। और पिछले एग्जाम्पल से अगर हम लोग कंपेयर करें, जो 5 डिविजन्स था उससे कंपेयर करें, तो अब इस सिचुएशन ने ज्यादा एरिया को कवर कर लिया है। ठीक है, बस थोड़ा सा छोटा छोटा ट्राइंगल यहाँ पे बच गया, नहीं तो ऑलमोस्ट पूरे एरिया को कवर कर लिया है। तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि आप जितना ज्यादा नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ाते चले जाओगे, 5 डिविजन्स था, मान लो मैंने 15 कर दिया, तो आपका और एरिया का वैल्यू एग्जैक्ट होता चला जाएगा। मतलब आप एग्जैक्टली इसका एक्चुअल एरिया पे घुसते चले जाओगे। तो मैं इसको वैसे भी अभी शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, ये वाला पार्ट पूरा टर्म हटा दे रहा हूँ। तो मान लो अगर सपोज करो 5 के बजाय मैंने यहाँ पे इसका टोटल 30 डिविजन्स कर लिया, तो हमारा वैल्यू और एक्यूरेट आएगा। 5 के कंपैरिजन में 30 डिविजन्स किया तो और एक्यूरेट आएगा। अब तो बहुत कम एरिया बचा हुआ है, राइट। अगर मान लो इसको 3000 डिविजन्स कर दिया आपने, तब तो भाई बस बहुत छोटे छोटे पार्ट बच जाएंगे और ऑलमोस्ट पूरा एरिया कवर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और अगर सपोज करो मुझे फिर भी वो छोटे छोटे पार्ट जो है जो बच गए हैं वो भी खल रहे हैं, मुझे उसको भी हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? मुझे एग्जैक्टली सारा एरिया चाहिए, कवर होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवीजन में सिंगल सिंगल लाइन का डिवीजन बनाना पड़ेगा। मतलब इतना छोटा कि आपका जो नंबर ऑफ डिविजन्स है वो इनफाइनाइट हो जाए। अगर आपका नंबर ऑफ डिविजन्स इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब आप हर पॉइंट पे लाइन बना रहे हो। हर पॉइंट पे लाइन बनाओगे तो आपका कोई भी एरिया यहाँ पे बचेगा नहीं, सब एरिया कवर हो जाएगा। तो ये समेशन हमने क्या किया, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे एक्चुअली में हम लिखना कैसे, हमको ये टेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे n लिख दो और इसको लिखने का तरीका ये है a इज इक्वल टू, क्योंकि इनफाइनाइट तो हम ढूंढ नहीं सकते हैं, पर हम देखते हैं कि अगर इनफाइनाइट की ओर जाएंगे तो हमको एक्चुअल एरिया मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है आपका n का वैल्यू, ये 1 से n तक जा रहा है। इसको कुछ और वैल्यू रख देते हैं क्या, i रख देते हैं, चलो। तो आपका i का वैल्यू जो है वो 1 से n तक जा रहा है, ठीक है। 1 से n तक जा रहा है और n जो है वो एकदम इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करे, मतलब नंबर ऑफ डिविजन्स अगर हम इनफाइनाइट बनाते चले जाएं, इनफाइनाइट की ओर जाएं, तो इसका जो एरिया है वो एक्चुअली आपका एग्जैक्ट वैल्यू पर पहुंच जाएगा। अगर हम इनफाइनाइट पे पहुंच जाए, नंबर ऑफ डिविजन्स हमने इनफाइनाइट कर दिया, तो जो एरिया हमने कैलकुलेट किया होगा वो एग्जैक्ट एरिया होगा, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे। तो ये लिमिट लगाकर यहाँ पे हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट इफ योर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, नंबर ऑफ डिविजन्स अगर आपको आपके इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो हम जो इसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, ये टोटल एरिया, वो एरिया अंडर द कर्व के बराबर उसके एग्जैक्ट वैल्यू के और अप्रोच करेगा एरिया। तो इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिविजन्स करने के बाद हमको टोटल एरिया एग्जैक्टली मिल जाएगा जैसा चाहिए। तो ये जो प्रोसेस होता है कि आपने समेशन जो है उसमें नंबर ऑफ डिविजन्स अगर इनफाइनाइट कर दिए, तो एक्चुअली में इसी को बोला जाता है इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये जो समेशन वाला प्रोसेस है, समेशन का मतलब होता है सम करना,
समझ में आ रहा है? और एक्चुअली में इंटीग्रेशन भी उसी का फॉर्म है, बस समेशन में क्या होता है कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं और ऐड कर देते हैं। इंटीग्रेशन में हमने क्या किया, इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिविजन्स करके फिर ऐड किया है। तो एक्चुअली इस इंटीग्रेशन जो है वो समेशन का ही स्पेशल केस है। इसीलिए इंटीग्रेशन का जो साइन होता है वो एक्चुअली में ऐसा होता है, मतलब आप समेशन से हट जाते हो और समेशन को रिप्लेस कर देते हो बड़े एस से। उस बड़े एस का मतलब भी समेशन होता है, पर ये स्पेशल टाइप का समेशन है जहां पे आपके टर्म्स इनफाइनाइट, मतलब नंबर ऑफ डिविजन्स इनफाइनाइट होंगे। जब तक ये फाइनाइट था, 5 डिवीजन, 10 डिवीजन, 3000 डिवीजन, 4000 डिवीजन, तब हमने इसको समेशन से रिप्रेजेंट किया था। लेकिन जब ये नंबर ऑफ डिविजन्स इनफाइनाइट हो जाएंगे तब आपका यही समेशन बन जाता है इंटीग्रेशन, और इसको हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके से है। ये देखो कैसे लिखा जाएगा, एरिया इज इक्वल टू, जब इंटीग्रेशन तक पहुंच गया तो इसी पार्ट को हम लिख देते हैं एस से, बड़ा एस, समेशन ही है एक्चुअली। एफ ऑफ एक्स आई है ना, तो यहां पे हम फंक्शन ही डाल देते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन है एक्स का, जो भी फंक्शन होगा इसका। जैसे एक एग्जांपल दिया था फंक्शन का आपको 2x², पर ये फंक्शन कोई भी हो सकता है जिसका आपने ग्राफ प्लॉट किया है, dx। अब ये तो इंटीग्रेशन आ गया, इसका हमने बहुत सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। अभी तक तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, लेकिन यहां पे हमको पता है ना कि हमको x इज इक्वल टू ए से लेकर एरिया कहां तक चाहिए, x इज इक्वल टू बी तक। तो हम इसको x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी तक ऐसे लिख देते हैं, जिसका एरिया हमको चाहिए। और अब ये जो आपका फॉर्मेट है, ये जो आपका इंटीग्रल है, इसको, इस इंटीग्रल को बोला जाता है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में आपका लिमिट्स आ जाता है, जहां से शुरू करते हैं उसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं, दिस इज लोअर लिमिट, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, और इसको आपको सॉल्व करना है। जो नॉर्मली हमने जो इंटीग्रेशन सॉल्व किया था इससे पहले बहुत सारे फंक्शंस का, वैसा ही इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करना रहता है। और एक फॉर्मूला है, उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ, पर इसको समझ लो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रल का यूज़ करके, डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करके हम लोग बस एरिया कैलकुलेट करते हैं, जो भी ग्राफ होगा उसके नीचे का एरिया। एंड आई होप इसका मीनिंग आपको क्लियरली समझ गया होगा कि किस तरह से हम यहाँ पे पहुँचे। तो बस इंटीग्रेशन का मतलब यही है, डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब यही है, और डेफिनेट इंटीग्रल जो सॉल्व करते हैं इस प्रोसेस को हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। राइट, क्लियर है? यहाँ पे मैथ्स में एक फंडामेंटल थियरम है, उस थियरम के हेल्प से हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। अब वो फंडामेंटल थियरम क्या है वो देखो। तो मैथ्स का फंडामेंटल थ्योरम देखो क्या कहती है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। सी यहाँ पे, अभी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स का अगर आप, ये फंक्शन है आपका, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये पूरा वैल्यू आपको क्या देगा बताओ। जैसे कि एफ ऑफ एक्स आपने अपने प्लॉट किया वर्सेस एक्स, तो आपको कुछ ना कुछ ग्राफ मिलेगा। इस ग्राफ के नीचे का जो भी एरिया होगा, इस इंटीग्रल को अगर आप सॉल्व करोगे तो वही एरिया आपको मिल जाएगा। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे वो थियरम ये कहती है कि मान लो इसको आपने इंटीग्रेट किया, नॉर्मली इंटीग्रेट किया तो आपको कोई ना कोई फंक्शन मिलेगा। मान लो फंक्शन जी ऑफ एक्स मिला। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो, मुझे मालूम है कि अगर मैं साइन एक्स को इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे माइनस कॉज एक्स मिलता है, या फिर कॉज एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मुझे क्या मिलेगा, साइन एक्स मिलेगा। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कॉज एक्स के ये फंक्शन जो है इसको हमने एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसका कुछ ना कुछ आपको इंटीग्रेशन करके मिलेगा। तो ये जो फंक्शन है इसको मैंने यहाँ पे जी एक्स लिख दिया और कुछ नहीं। समझ में आई ना बात एग्जाम्पल में, तो ये मिलेगा। तो यहाँ पे ये तो इनडेफिनेट इंटीग्रल था। आपने जो लिमिट्स अप्लाई कर रखा है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, वो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, एंड दिस इज इक्वल टू
जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ, ये आपका फंडामेंटल थ्योरम कहती है मैथ्स का, कि जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे और लोअर लिमिट और अपर लिमिट जब आप लगा दोगे तो आपका लोअर लिमिट पे जो g का वैल्यू होगा, ये फंक्शन का वैल्यू होगा, माइनस अपर लिमिट का जो फंक्शन, सॉरी ये g भी क्या है, अपर लिमिट, जो अपर लिमिट पे इस फंक्शन का वैल्यू माइनस लोअर लिमिट पे इस फंक्शन का वैल्यू, ये जो वैल्यू होगा यही आपका इस इंटीग्रल का आंसर है, सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है? इन शॉर्ट आप ऐसे लिख सकते हो जी एफ ऑफ एक्स dx फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पर ये आएगा g ऑफ x। तो g ऑफ x में पहले अपर लिमिट का वैल्यू डालना है x के जगह पे, फिर माइनस करके x के जगह पे लोअर लिमिट डालना है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम है। तो इस फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके हम लोग इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो में इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू।